तो हेलो एवरीवन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज में क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक। तो ओके, इसमें क्या लिखा है कि मेटाफेज वन में जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर प्लेट पे। तो अब ये बताओ, मैं ऐसे थोड़ा सिंपल टाइप बना रहा हूँ, ठीक है ना, इससे टाइम ना लगे थोड़ा ज़्यादा। हाँ, गौ देखना ऐसे। तो ये इन दोनों क्रोमोसोम को मैं क्या बोलूँगा, क्या लिखा हुआ है, बाईवेलेंट क्रोमोसोम। इन दोनों का कहा है बाईवेलेंट। देखो, पहली बात तो ये होमोलोस क्रोमोसोम होमोलोस क्रोमोसोम है, और क्योंकि ये पास आ जाते हैं तो ये बाईवेलेंट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ऐसे करके मान लो जितने भी होंगे 23 के 23 क्रोमोसोम कुछ ऐसे अलाइन हो जाएंगे, ऐसे करके लाइन से। अब इधर क्या होगा, इधर होगा क्या आपका सेंट्रोल, और सेंट्रोल क्या करेगा, इनके कनाइटोकोर से अटैच होगा और इन्हें खींचना स्टार्ट किया। तो खुद सोचो, जब इधर से एक तरह का फोर्स मिलेगा तो ये इस तरफ जाएगा ना, ये वाला, और ये वाला भी कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ये वाला इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो होमोलोगस क्रोमो जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम थे वो अब सेपरेट होंगे। इनका सेंट्रोमेयर तो रहेगा ना भाई, इनको खिंचाव मिल रहा है तो ये पूरा का पूरा उठ के इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल द स्पिंडल अटैच टू द काइनाइटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो उनके काइनाइटोकोर से अटैच हो जाते हैं, उन्हें खिंचाव मिलता है जिसका से अलग हो जाते हैं। देखो, अगर सिंगल क्रोमोसोम होता, अगर इसको इधर खींचते और इधर से भी खींचते तो क्या होता, तो ये बी से टूटता। पर यहाँ पे तो सिंगल है, ये चिपके तो है नहीं, तो अगर इसको खिंचाव मिल रहा है तो इधर भागेगा ना भाई, इधर भी जाएगा, सिंपल सी बात। तो मेटाफेज में ऐसा होता है कि वो सारे का सारे कुछ इस तरह लाइन हो जाते हैं और यहाँ से उन्हें एक तरह का खिंचाव मिलना स्टार्ट होता है, ऐसे करके। तो इसको मिलेगा तो ये इधर जाएगा, इसको मिलेगा इधर जाएगा। तो मेटाफेज में बस इतना देखने को मिलता है। उसके बाद मेटाफेज के बाद क्या आएगा, एनाफेज। तो एनाफेज में क्या है, तो एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, जो आपको क्रोमोसोम पहले चिपके चिपके दिख रहे थे अब वो थोड़े दूर दूर चले जाएंगे। ऐसे मान लो ये सेल है, पहले वो मान लो ऐसे दिख रहे थे पास पास, जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, तो ये मान लो बस अटैच है। अगले स्टेप में लिखा कि भाई ये पास पास आ चुके हैं, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइट सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड देयर सेंट्रोमेयर। भाई खींच पूरे क्रोमोसोम को रहे हैं तो सिस्टर क्रोमेटिड्स तो अटैच रहेंगे। अगला स्टेज है एनाफेज के बाद टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपेयर। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि सीडीएस स्टार्ट हुआ है, उसी तरह सीडीएस कंप्लीट भी तो होगा। तो देखो लिखा है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलो दिस एंड इज कॉल्ड डाइड ऑफ सेल। अब बताओ, जब आपका ये न्यूक्लियर जो कंटेंट है वो डिवाइड हो चुका, तो अब किसकी बारी है, इसकी बारी है ना। तो लिखा हुआ है ऑल्थो इन मैनी केसेज द क्रोमोसोम डू अंडरगो सेम सम डिस्पर्जन, दे डू नॉट रीच देयर extremely extended state of the interphase nucleus. The stage between the two meiotic division is called interkinesis. अब ये बताओ, म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकेंड के बीच में एक फेज होता है जिसको क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। तो लिखा है देखो, द स्टेज बिटवीन टू मेयोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जनरली शॉर्ट लिव्ड। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इनकी दो दो फेज हो रहे हैं, म्योसिस वन भी हो रहा है, म्योसिस टू भी हो रहा है, तो डीएनए रेप्लिकेशन भी दो बार होना चाहिए था, पर नहीं, नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, ठीक है। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज सेकेंड, अ मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज वन। तो प्रोफेज सेकेंड काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो कंप्लीट हो गया ये। अब हम पढ़ते हैं म्योसिस सेकेंड। तो म्योसिस सेकेंड में क्या होता है, म्योसिस सेकेंड इज इनिशिएटेड इमिडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। जैसे ही साइटोकाइनेसिस हुआ, मतलब पहले ये ऐसे था, आपका जो क्रोमोसोम अपोजिट चला गया तो इनमें साइटोकाइन स्टार्ट होती है। अब आपको दो सेल मिल जाते हैं, आपका जो क्रोमोसोम ऐसा दिख गया। अब लिखा है यूजुअली बिफोर क्रोमोसोम हैव फुल्ली एलोंगेटेड इन कॉन्ट्रास्ट टू म्योसिस फर्स्ट,
म्योसिस सेकंड रिजेंबल अ नॉर्मल माइटोसिस। माइटोसिस आपने पढ़ा है ना, एग्जैक्टली सेम है। तो प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटेंगी, डिसअपियर होगा। फिर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। क्रोमोसोम आपके जो प्रोफेज का जो प्रोफेज मतलब सेकंड आते आते आपका क्रोमोसोम बिल्कुल क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, मतलब आपका क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट करेगा। फिर मेटाफेज में क्या होता है, वही क्रोमोसोम अलाइन कहाँ हो जाएंगे, इक्वेटर प्लेट पे। इक्वेटर प्लेट का मतलब क्या होता है, जो आपके क्रोमोसोम कहाँ हो जाएंगे, ऐसे ऐसे अलाइन हो जाएंगे। फिर क्या होगा, खिंचाव मिलेगा, तो खिंचाव मिलने से क्या होगा, बीच से टूटेंगे। तो लिखा हुआ देखो, द पोल्स ऑफ स्पिंडल गेट अटैच टू द कनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये मेटाफेज में। फिर क्या होगा, एनाफेज में टूट जाएंगे। साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे ना, उसमें वैसे दो क्रोमोसोम दिख रहे थे, तो इनको जब खींचा जाता तो पूरा का पूरा ये उठ के जा रहे थे। पर अगर सिंगल क्रोमोसोम है, अगर उसके काइनेटोकोर को खींचोगे तो आपका क्रोमोसोम बीच से टूटेगा ना। तो देखो लिखा है, साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर, अलाउइंग दैम टू मूव टुवार्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। तो होगा क्या, अगर एक क्रोमोसोम है उसको खींच रहे हैं इधर से भी इधर से भी, तो होगा क्या, आधा इस तरफ जाएगा और आधा इस तरफ जाएगा। शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल को अटैच टू द काइनेटोकोर। लास्ट में आ जाओ, टीलोफेज क्या होता है, म्योसिस एंड विद द टीलोफेज सेकेंड विच द टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट एनक्लोज बाय न्यूक्लियर एनवलप। जब आपका ये क्रोमोसोम ऐसे करके इधर से खिंचाव मिलेगा तो ये बीच से टूटेगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। फिर ये इसके ऊपर क्या आ जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। तो उतर रखा है, टीलोफेज सेकेंड में क्या होता है, विच द टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट एनक्लोज बाय अ एंड न्यूक्लियर एनवलप, साइटोकाइनेसिस फॉलो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स, 4 हैप्लॉइड टॉयटर सेल्स। तो बस ये बताना चाह रहा है कि पहले ये था, तो क्या किया गया, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये आपको 2 सेल मिले, उसके बाद उनमें से एक का फिर वही यहाँ से बीच से टूटा, ये हो गया, फिर आपको टोटल 4 सेल मिल गए। तो बस वही है भाई कि ऊपर से आपको 2 सेल मिले थे ऐसे वाले, देखो पहले कितने थे, दिख रहा है आपको, एक क्रोमोसोम, फिर दिख रहा है आपको 2 क्रोमोसोम, मतलब ये 2 क्रोमोसोम थे, ये भी 2 क्रोमोसोम थे, दोनों अलग अलग हुए। तो इधर गया एक क्रोमोसोम, इधर गया एक क्रोमोसोम, इधर गया और इधर गया। फिर आगे जाके बोला गया कि भाई ये आपको 2 सेल मिल गए। अब इन्हीं 2 सेल का क्या होगा, नॉर्मल माइटोसिस चलेगा। तो देखो इसका माइटोसिस चल रहा है नॉर्मल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम म्योसिस सेकंड बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह चलेगा। और फाइनली जब माइटोसिस हो जाएगा तो आपको टोटल कितने सेल्स मिलेंगे, 4 सेल्स मिलेंगे। और सारे के सारे कैसे मिलेंगे, सारे के सारे हैप्लॉइड मिलेंगे। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, जो क्रोमोसोम का नंबर पहले था उसके कंपेयर में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो चुका है, मतलब ये 23 वाले होंगे अगर गैमेट्स बने तो। ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ मैं, एक बार सुन में। तो चैप्टर ख़त्म हो गया और लास्ट में सिग्निफिकेंस देख लेते हैं क्या होता है। तो meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism। मतलब म्योसिस होना इससे जरूरी है ताकि जो क्रोमोसोम का अमाउंट है वो मेंटेन रहे, इवन तो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। इससे ना वेरिएबिलिटी मतलब कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अगर वेरिएशन होता रहेगा तो इवोल्यूशन भी होता रहेगा, ठीक है। तो बाकी मैं इसके जो PYQ हैं, जो प्रीवियस ईयर एंड नीट के क्वेश्चंस होंगे वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।